आज अपन आगे की बात करेंगे, यानी मुगल काल के पतन के बारे में और जो स्वतंत्र राज्य बने थे उसके बारे में। तो पहला इसमें हैदराबाद। तो देखिए, हैदराबाद के बारे में है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्कन के मुगल सूबेदार चिनक्लीज खां, जिसका दूसरा नाम था मीर कमरुद्दीन खां, ने 1724 में की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि हैदराबाद की स्थापना यानी स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्कन के जो सूबेदार था चिनक्लीज खान ने की थी, यानी मीर कमरुद्दीन खान ने 1724 में की थी। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, चिनक्लीज खां को चिनक्लीज खां को फरुखशियर ने निजाम उल मुल्क की उपाधि दी। तो चिनक्लीज खां को फरुखशियर ने है कौन सी उपाधि दी? निजाम उल मुल्क की। निजाम उल मुल्क की उपाधि किसने दी? फरुखशियर ने। आगे बात करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए कि चिनक्लीज खां हैदराबाद की स्थापना 1724 में की थी और चिनक्लीज खां को निजाम उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी? फरुखशियर ने। आगे बात करते हैं, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जहाँ की उपाधि प्रदान की। यानी मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जहाँ की उपाधि है वो प्रदान की थी। अपने वजीर वकील ए मुतलक बना लिया था, यानी वकील ए मुतलक है वो बना दिया गया था। आगे बात करते हैं अपन 11 अक्टूबर 1724 को यानी शकूर खेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने पेशवा बाजीराव प्रथम की सहायता से मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित करके स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। तो ये पूछन की 11 अक्टूबर 1724 में शुक्रखेड़ा के युद्ध में, तो 11 अक्टूबर 1724 में कौन सा युद्ध हुआ? शुक्रखेड़ा युद्ध। यहाँ पर निजाम उल मुल्क ने पेशवा बाजीराव प्रथम की सहायता से मुगल सूबेदार था ना मुबारिज खां को पराजित कर दिया था। किसको? मुबारिज खां को। और यहाँ पर स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कर ली थी। एक हिंदू पूरनचंद यानी दीनानाथ हैदराबाद के निजाम उल मुल्क का दीवान था। तो एक हिंदू पूरनचंद, इसके बारे में पूछा गया है कि हिंदू है वो इसका क्या था? दीवान था यानी पूरनचंद, जो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क का दीवान था। 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात कौन शासक बनते हैं? देखिए, 1748 में निजाम उल मुल्क की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में कौन शासक बनते हैं? देखिए, ये देखो यहाँ पर ये भी ज़्यादा नहीं रह पाते हैं। नासिर जंग 1748 से 50 तक रहा, ये 2 साल ही, ज़्यादा नहीं रहा ये। फिर है मुजबुर जंग, ये भी 1 साल तक 1750-51 तक। फिर सलाबत जंग 1751 से 60। तो ये कोई ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी कोई नाम पूछ ले कि इसके बीच में कौन कौन शासक रहे, नासिर जंग, मुजबुर जंग और सलाबत जंग। आगे देखो, इसमें नोट लगा के लिखा गया है कि इन तीनों शासकों ने आसफ जहाँ की उपाधि धारण की। तो कई बार ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आसफ जहाँ की उपाधि धारण इनमें से किसने नहीं की? तो इसमें तीनों देखो, नासिर जंग ने भी नहीं की और मुजफ्फर जंग ने भी नहीं की, सलाबत जंग ने भी नहीं की थी। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। जबकि अन्य सभी शासकों ने है वो उपाधि धारण की थी, यानी अन्य 3 शासकों ने आसफ जंग की उपाधि धारण नहीं की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलाबत जंग, इन तीनों शासकों ने आसफ जहाँ की उपाधि वो धारण नहीं की थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अपन, देखिए आगे देखो, इसमें दे रखा है निजाम अली। इसका शासनकाल है 1760 से लेकर 1803 तक रहा। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1760 से 1803 तक रहा। 1760 में निजाम ने मद्रास प्रेसिडेंसी को उत्तरी सरकार का क्षेत्र सौंप दिया गया था। तो 1760 ईस्वी में निजाम ने मद्रास प्रेसिडेंसी को उत्तरी सरकार का क्षेत्र सौंप दिया था 1760 में। इसके बदले में अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम
को सहायता देने का आश्वासन दिया था। तो इसके बदले में हैदर अली के विरुद्ध निज़ाम को क्या सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। यानी 1760 में निज़ाम ने मद्रास प्रेसिडेंसी को उत्तराधिकारी सरकार यानी सरकार का क्षेत्र सौंप दिया गया था। इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या कहा कि जब हैदर अली के विरुद्ध निज़ाम को सहायता देने का आश्वासन दिया था। अब देखो कि भाई आप जब हैदर अली आक्रमण करेगा तो निज़ाम को अंग्रेज सहायता देगा। आगे बात करते हैं, निज़ाम अली और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण था घुंटर की सरकार थी। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि प्रमुख कारण माना जाता है संघर्ष का घुंटर की सरकार थी। निज़ाम अली के लिए ये समुद्र तक पहुंचने का रास्ता था। तो निज़ाम अली ये समुद्र जाने का ये रास्ता था। आगे देखो बात करें अपने, वही अंग्रेज के लिए ये उत्तर दक्षिण का मिलन बिंदु था। यानी अंग्रेजों के जाने के लिए एक ये मिलन बिंदु था उत्तर और दक्षिण का। तो इसलिए ये प्रमुख है, आपको याद रखना है। घुंटर प्रमुख कारण ये था, दक्षिण में यही। अब देखो, निजाम को 1763 में मराठा माधवराव प्रथम ने पराजित करके राक्षस भुवन की संधि की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राक्षस भुवन की संधि है वो कब की गई थी, 1763 में। तो निजाम को 1763 में मराठा माधवराव प्रथम ने पराजित करके, निजाम को माधवराव प्रथम ने पराजित करके राक्षस भुवन की संधि की गई थी। ये निजाम को पराजित किसने कर दिया, माधवराव प्रथम ने, और राक्षस भुवन की संधि कर दी। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं अपन, देखिए निजाम को 1795 में खुर्दा या खारदा युद्ध में मराठा माधवराव नारायण ने पराजित किया। तो निजाम को और भी देखो यहाँ पर 1795 में कौन पराजित कर देते हैं, खुर्दा यानी खारदा युद्ध में मराठा है माधवराव नारायण ने पराजित किया था। यानी खुर्दा या खारदा युद्ध में मराठा माधवराव नारायण ने क्या है कि पराजित कर दिया था निजाम को। और इस युद्ध में विशेष बात ये कि निजाम ने महिला सैन्य टुकड़ी का प्रयोग किया। निजाम ने किसने, महिला सैन्य टुकड़ी का प्रयोग किया था। आगे बात करते हैं, हैदराबाद कंटीजेंसी के बकाया राशि अदा न करने पर अंग्रेजों ने बरार पर अधिकार किया। यानी हैदराबाद कंटीजेंसी ने बकाया राशि अदा न करने पर अंग्रेजों ने बरार पर अधिकार किया था। तो हैदराबाद कंटीजेंसी के बकाया राशि अदा न करने का अंग्रेजों ने क्या, बरार पर अधिकार किया, जो 1947 तक रहा। बरार पर अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने। आगे देखो बात करते हैं अपन हैदराबाद की। देखिए हैदराबाद प्रथम भारतीय रियासत थी जिसके नवाब निजाम अली ने 1798 में सहायक संधि स्वीकार की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हैदराबाद पहली भारतीय रियासत थी जिसने नवाब, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, ये देखो क्या हो गया, अरे ये बीच में क्या हो गया। अब देखो अपन बात करते हैं इसकी, ये बीच में आ गया भाई, तो देखो रुको, हाँ, कि हैदराबाद प्रथम भारतीय रियासत थी जिसके नवाब निजाम अली ने क्या है 1798 में सहायक संधि वगैरह। यानी निजाम अली सहायक संधि की बात करें तो ये था ना वेलेजली, वो लेकर गया था। और सबसे पहले हैदराबाद के साथ उन्होंने सहायक संधि की थी 1798। भारतीय अगर पूछा जाए तो सहायक संधि प्रथा का ये जन्मदाता तो वैसे डुप्ले था इसका, लेकिन वेलेजली है वो सहायक संधि प्रथा सबसे ज़्यादा उन्होंने की थी। और ये 1794 में हैदराबाद के सबसे पहले की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजाम अली के बाद हैदराबाद के शासक कौन बने थे, इसमें देखिए क्रमश ये सिकंदर जहां 1803 से 29 तक, नासिर-उद-दौला 1829-57 और अफजल उद दौला 1857-69। तो पहला शासक देखो इसमें बनता है सिकंदर जहां 1803-29 और नासिर-उद-दौला 29-57 और अफजल उद दौला 1857 से 69 तक ये बनता है उसके बाद में। तो ये कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी नाम है वो ध्यान रखना, सिकंदर जहां, नासिर-उद-दौला और अफजल उद दौला ये शासक बने थे। अब देखो अपने बात करते आगे
अब ये हो गया ना आपका इधर वाला पूरा। तो आगे बात करते हैं अपन। अब है महावत अली खां और शासक बनता है। देखो ये देखो, ये 1869 1911 तक, उस्मान अली खां 1911 48 तक ये शासक रहते उसके बाद में। अब देखो, भारत की स्वतंत्रता के बाद जब भी हैदराबाद रियासत ने भारत में अपना विलय नहीं किया, तो जब भारत को आज़ादी मिली तब भी हैदराबाद ने आराम से विलय नहीं किया था। यहाँ पर सरदार पटेल ने क्या है, हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी थी, तब जाकर के हैदराबाद भारत में मिला था। और निज़ाम उस्मान अली खां पाकिस्तान की सहायता से भारत से लड़ने को तैयार हुआ था। तो निज़ाम है, उस्मान अली है, वो पाकिस्तान से भारत से लड़ने को तैयार हुआ था। तब 13 सितंबर 1948 को भारत में ने निज़ाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की। तो सरदार पटेल ने ये कार्रवाई की थी 13 सितंबर 1948 में, निज़ाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई। इस कार्रवाई को क्या नाम दिया? ऑपरेशन पोलो। ये इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन पोलो इसका नाम दिया गया था। और 3 दिन के भीतर निज़ाम ने हथियार डाल दिए और निज़ाम को गद्दी से हटा दिया गया था। तो ये सरदार पटेल की कार्रवाई थी भारतीय सेना की, और इस कार्रवाई का क्या नाम दिया था? ऑपरेशन पोलो दिया था 13 सितंबर 1948 को। अब देखो, और वहाँ का शासक निज़ाम का नाम क्या था? उस्मान अली खां। क्या नाम था? ये भी ध्यान रखना, उस्मान अली खां। ये था आपका हैदराबाद का निज़ाम, उस्मान अली खां। क्या नाम था? उस्मान अली खां। अब देखो आगे क्या होता है। 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद भारतीय संघ में मिला दिया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया था। इस तरह ये हैदराबाद जो स्वतंत्र हुआ था उसका देखो यहाँ 1 नवंबर 1948 में भारतीय संघ में मिला लिया गया था। अब बात करें अपन ने स्वतंत्र राज्य भरतपुर की बात। देखो ये लो, भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसने? चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह ने की थी। किसने की थी? बदन सिंह ने। ये क्वेश्चन पूछा गया, भरतपुर स्वतंत्र राज्य जाट राज्य की स्थापना बदन सिंह ने की थी। और भरतपुर का राजवंश सिनवार गोत्र का था। किस वंश का था? सिनवार गोत्र का था। भरतपुर, धौलपुर, मथुरा, आगरा को ब्रज प्रदेश के नाम से जाना गया है। भरतपुर है, धौलपुर है, मथुरा है, आगरा ब्रज प्रदेश के नाम से ये जाना गया है। भरतपुर है, धौलपुर है, मथुरा, आगरा को किसे? ब्रज प्रदेश के नाम से जाना गया। यहाँ पर बहुसंख्यक किसान जाट जाति के थे। बहुसंख्यक के ज़्यादातर यहाँ जाट थे। अब बात करें गोकुल की बात करें। देखो ये मथुरा के तिलपत क्षेत्र का एक जमींदार था। यानी ये मथुरा के तिलपत क्षेत्र का एक जमींदार था। और इसी ने सर्वप्रथम औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो सबसे पहले औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व इसने किया था, गोकुल ने। औरंगजेब के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था। और ये जमींदार था। अब देखो आगे बात करें अपन राजा राम। राजा राम, उसने अपने साथी राम चेरा के साथ मिलकर 1688 में सिकंदरा में अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियां जला दी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजा राम ने सिकंदरा, जहाँ पर अकबर की जो अस्थियां हैं वो ज़मीन में गाड़ी हुई थी, तो 1688 में सिकंदरा में अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दी थी। किसने? राजा राम ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे है देखो भाजा। भाजा है, इसने भरतपुर क्षेत्र में जाट शक्ति को संगठित किया। ये कोई ज़्यादा खास नहीं है, इसमें जाट शक्ति को संगठित किया था भाजा ने। कोई नाम पूछा सकते हैं। अब देखो चूड़ामन। चूड़ामन क्या करता है? देखिए, इन्हें जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसको? चूड़ामन को। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चूड़ामन ने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। तो ग्रामीण जो भी जाट थे उनको सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। उनने थीम को अपनी राजधानी बनाया और थीम का दुर्ग बनाया। यानी थीम को क्या बनाया था? राजधानी। और थीम का दुर्ग बनाया था
अब बात करेंगे अपन किसकी, बदन सिंह की 1722 से लेकर 1756 तक। बदन सिंह का शासनकाल 1722 से लेकर 1756 तक। अब देखो बदन सिंह क्या करता है। जाट साम्राज्य का वास्तविक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है बदन सिंह को ही माना जाता है। 1722 में सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को बजराज की उपाधि दी। 1722 में सवाई जय सिंह ने जो उपाधि दी उसका क्या नाम था, बजराज की उपाधि वो दी की थी। भरतपुर का ठाकुर भी घोषित कर दिया गया था। आगे बढ़ते, अहमद शाह अब्दाली 1752 ईस्वी में बदन सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अहमद शाह अब्दाली ने 1722 में बदन सिंह को किसकी उपाधि दी थी, राजा की उपाधि। कि अहमद शाह अब्दाली ने 1752 में, सॉरी भाई, यानी अब अहमद शाह अब्दाली ने 1752 में बदन सिंह को राजा की उपाधि दी थी अहमद शाह अब्दाली से। अहमद शाह अब्दाली जो मराठों की तरफ से था, तो तृतीय जो युद्ध लड़ा गया ना ये पानीपत का, तो उसमें था ये। अब देखो प्रदान की, और बाद में उसने महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया गया। बाद में क्या जोड़ दिया गया था, महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया गया था। आगे बात करते हैं अपन, देखिए ये लो, बदन सिंह के 4 दुर्गों का निर्माण कराया था। इसमें देखो भरतपुर का था, कुमेर, वेर और डी को जल मेलू कह सकते हैं अपन। भरतपुर, कुमेर, वेर, ये निर्माण 4 दुर्गों का किसने कराया था, बदन सिंह ने। आगे बात करते हैं अपन, ये देखो स्वतंत्र राज्य के बारे में अपन पढ़ रहे हैं जिसमें भरतपुर का चल रहा है। आगे देखो, भरतपुर दुर्ग का निर्माण सूरजमल ने बदन सिंह के काल में करवाया था। भरतपुर दुर्ग का निर्माण है सूरजमल ने बदन सिंह के काल में करवाया था। अब देखो बदन सिंह ने डी के जल महलों का निर्माण भी करवाया। बदन सिंह ने डी के जो जल महल थे उनका भी निर्माण करवाया था। अब महाराजा सूरजमल की बात करें, ये काफ़ी शक्तिशाली था। 1756 से लेकर 63 तक, लगभग 7 साल तक उसका शासन रहा। 1756 और ये 1763 तक। अब देखो इसकी बात करें अपन, तो बदन सिंह के दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था सूरजमल को। बदन सिंह का दत्तक पुत्र कौन था, सूरजमल, जिसको जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये, कि बदन सिंह के दत्तक पुत्र सूरजमल था और जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है या जाटों का अफलातून किसे कहते हैं, तो राजा महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं अपन, देखिए सूरजमल 1747 में राजमहल के युद्ध में यानी ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। तो सूरजमल ने 1747 में राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। जो ईश्वरी सिंह लास्ट में देखो आत्महत्या कर लेता है ये 1750 का आसपास, क्योंकि वो मराठों को ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता है ना। और मराठों सिसोदियों राठौड़ों को एक साथ परास्त किया था। तो सूरजमल ने 1747 में राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह का साथ दिया। मराठों सिसोदियों राठौड़ों के साथ एक साथ परास्त किया था उन्होंने। सूरजमल ने मराठों को पानीपत के युद्ध में महिलाओं, बच्चों और पशुओं को न ले जाने की सलाह दी थी। तो जब पानीपत का युद्ध हुआ ना 1761 में, तृतीय युद्ध, तो उसमें उन्होंने ये सलाह दी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये जो युद्ध लड़ा गया ना, तो उन्होंने कहा कि आप महिला बच्चों को साथ में, मराठों को ये राय दी कि आप 1701 जो ये है युद्ध हो रहा है इसमें महिला बच्चों को साथ ले जाइए। अब देखो पानीपत के युद्ध पश्चात हारे हुए मराठों को एकमात्र शरण सूरजमल ने दी, जो हार गए ना। अब देखो यहाँ पर सूरजमल है, वो मराठों को वैसे सैनिक सहायता तो नहीं देता है, लेकिन वो कुछ उनको राय देता है कि आप महिला बच्चों पशुओं को साथ ले जाइए। और उन्होंने जो हार गए थे मराठों को, उनको शरण भी उन्होंने सूरजमल ने दी थी हारे हुए मराठों को। अब देखो बात करें अपने सूरजमल पानीपत के तीसरे युद्ध में तटस्थ रहे, उन्होंने मदद नहीं की थी। और पुरोहित मंगल सिंह ने सुजान
संवत हुलास यानी पुरोहित मंगल सिंह ने सुजान संवत विलास लिखा कि पुरोहित मंगल सिंह ने सुजान संवत विलास लिखा तथा सूरजमल के दरबारी कवि सुदन ने सुजान चरित लिखा। तो सूरजमल के दरबारी कवि था सुदन, सुदन ने क्या लिखा, सुजान चरित लिखा था। आगे बात करते हैं सूरजमल के बाद जवाहर सिंह, रतन सिंह, केरी सिंह, नवल सिंह और रणजीत सिंह भरतपुर के शासक हुए। तो देखो सूरजमल के बाद जवाहर सिंह हुए, रतन सिंह हुए, केर सिंह, नवल सिंह और रणजीत सिंह के बारे में पूछा जाता है ना, तो ये भरतपुर के शासक हुए थे। अब जवाहर सिंह की बात करें 63 से लेकर 69 तक रहा ये लो जवाहर सिंह की बात कर लेते हैं अपन। जवाहर सिंह 63 से 69 तक रहा ये शासक। उन्होंने दिल्ली को जीतकर वहाँ से लाए अष्ट धातु के दरवाजे को भरतपुर के दुर्ग में उत्तरी द्वार पर लगा दिए थे। तो उन्होंने दिल्ली को जीतकर वहाँ से लाए अष्ट धातु दरवाजे को कहाँ लगा दिए थे, भरतपुर के दुर्ग पर उन्होंने लगा दिए थे। जनश्रुति के अनुसार ये दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ से लाया था। तो जनश्रुति के अनुसार ऐसा बताया जाए अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से ये दरवाज़ा लेकर के आए थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 1804 में द्वितीय मराठा युद्ध के समय जब भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने मराठा सरदार जसवंत सिंह होलकर को सहायता दी। ये देखो क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं अपन ढंग से क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1804 में द्वितीय मराठा युद्ध के समय जब भरतपुर के राजा कौन था, रणजीत सिंह ने मराठा सरदार जसवंत सिंह राव होलकर को सहायता दी तो अंग्रेज जनरल लेग ने डी को घेर लिया। तो देखो द्वितीय मराठा युद्ध में भरतपुर के राजा कौन था, रणजीत सिंह। तो मराठा सरदार कौन था, जसवंत राय होलकर को सहायता दी रणजीत सिंह ने। तो अंग्रेज है जनरल लेग ने डी को घेर लिया था। तो अंग्रेज एक ये जनरल लेग था, उन्होंने जो जनरल लेग ने डी को जो भरतपुर का किला था उसको घेर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। अब देखो जनरल लेग ने भरतपुर के किले की भी घेराबंदी की और भरतपुर के लोहागढ़ के किले के जीतने में असफल रहा। यानी भरतपुर का किला किस नाम से जाना था, लोहागढ़ किले के नाम से जाना था, क्योंकि जनरल लेग है उसको किले को जीत नहीं पाया था, इतना दृढ़ किला मजबूत था ये भरतपुर वाला किला, तो जीतने में असफल रहा था। जनरल लेग का नाम पूछा जाता है ये। आगे बात करते हैं अपने 1805 में जाट शासक रणजीत सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद भरतपुर राज्य का स्वतंत्र राज्य अस्तित्व समाप्त हो गया था। तो 1805 में जाट शासक है रणजीत सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता। अब देखो यहाँ पर 1805 में रणजीत सिंह है वो किसकी अधीनता स्वीकार कर लेते, अंग्रेजों की, और भरतपुर राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो भरतपुर यहाँ पर राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। फिर अब देखो 1826 में एक बात आप ध्यान रखना, पीछे मैंने ये नहीं जो पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ ना, वो एम.एस. अब्दाली मराठों की तरफ से था और अंग्रेज उसमें जीत गए थे। अब देखो अपन इसकी बात करें 1826 में अंग्रेजों ने भरतपुर दुर्ग के, देखो इसको ऊपर कर लेते हैं, 1826 में अंग्रेजों ने भरतपुर दुर्ग के नक्शे पर बने हाथरस दुर्ग का अध्ययन कर भरतपुर दुर्ग को जीता था। तो 1826 में अंग्रेजों ने भरतपुर दुर्ग के नक्शे पर बने हाथरस दुर्ग का अध्ययन कर भरतपुर दुर्ग को जीता था 1826 में। अब बात करें अपने 1857 ईस्वी क्रांति के समय भरतपुर शासक जसवंत सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे, जसवंत सिंह थे। और राजस्थान एकीकरण के समय भरतपुर शासक कौन था, बरजिंदर सिंह। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जसवंत सिंह थे क्रांति के समय और बरजिंदर सिंह है राजस्थान के एकीकरण के समय था। जैसे राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 में हुआ ना। आगे बात करते हैं अपने इसकी यानी फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद के पास यानी बंगस पठानों ने मोहम्मद खां बंगस के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो फर्रुखाबाद के बारे में यहाँ पर बात करें तो बंगस पठानों ने मोहम्मद खां बंगस के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी।
अब देखो ये अपना यहाँ पर आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और कल अगला भाग लेकर के आएंगे। धन्यवाद।